नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ है, उनमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका अभी चल रहा है और उसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। कल वाला जो लेक्चर था वो प्राइवेट था। प्राइवेट का मतलब ये है कि लेक्चर जिस टाइम पर आपको दिया जाएगा उसी टाइम पर चलेगा, तो सभी लोग समय पर लेक्चर को लेने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में वो क्या है, प्राइवेट कंडीशन वाला जो वीडियो है वो हट जाता है। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा थियोरेटिकल होने वाला है, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अभिक्रिया की आणविकता से। अभिक्रिया की आणविकता। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आज के टॉपिक में आप 2 चीजें पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो बच्चों, हमने शुरुआत की है अभिक्रिया की कोटि से, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई अभिक्रिया लिखिए, आप क्या करेंगे, देखें। जैसे NH4 NO2 नाम है इसका अमोनियम नाइट्राइट, पूरा एक ही अणु है। इसके आगे कितना लगा है आप देख पा रहे होंगे, इसके आगे लगा है 1। अगर हम इसको देखेंगे, इसको हीट करेंगे तो N2 हो जाएगा और 2H2O हो जाएगा। ये पहले भी रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये बताइए कि इसके आगे अणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1। तो ध्यान देंगे, इसकी आणविकता हो जाएगी 1। आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता बराबर 1। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो H2 + Cl2, तो ये बन जाता है 2HCl। अगर मैं इसकी आणविकता की बात करूं तो बताइए कि H2 के अणुओं की संख्या कितनी है, 1। Cl2 के अणुओं की संख्या कितनी है, 1। तो 1 और 1 दोनों को काउंट करिए, बताइए ये जो संख्या है इसी को कहा जाता है क्या, आणविकता आ गई इसकी 2। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। अगर मैं और एक आध एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए 2NO + O2, बच्चों ये बन जाएगा 2NO2, ठीक है। ऑक्सीजन आप देख रहे होंगे 2 और 2 4, ये 2 दूनी 4। अगर मैं यहां कहूं कि NO के अणुओं की संख्या आप कहेंगे 2, O2 के अणुओं की संख्या 1, तो कुल मिलाकर के बताइए आणविकता कितनी हो गई बेटा। आणविकता इसकी हो जाती है कितनी, 3। और चाहे तो हम इस तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन पर्याप्त है आपके समझने के लिए। अब मैं आपसे कहूं कि आपने जो आणविकता है वो कहां से लिखी, तो आप ये कहेंगे कि एरो के पीछे की साइड जो होता है उनको कहते हैं अभिकारक अणु। क्या कहते हैं उनको, अभिकारक अणु। और जो आगे होते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद अणु। तो बताइए, जो आणविकता जब आपने 1 निकाली तो इसमें उत्पाद अणुओं को लिया या अभिकारक अणुओं को लिया, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि सर हमने अभिकारक अणुओं को लिया। अभिकारक अणु 1 था तो आणविकता कितनी थी, 1। यहां पर अभिकारक अणुओं की संख्या की बात करें, 1 H2 काउंट नहीं करना, H के आगे कितना लगा है वो काउंट करना, वो अणु की संख्या को बताता है। 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो बताइए ये भी 2 आ गया, आणविकता अब कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अभिकारक अणु कितने हैं, NO के अणु 2 हैं
और ऑक्सीजन का अणु 1 है, तो 2 और 1 कुल कितना हो गया 3। तो बताइए आणविकता कितनी हो गई 3। तो आई होप कि आप आणविकता निकालना सीख गए होंगे। आणविकता क्या होती है? अभिकारक अणुओं की संख्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। बेटा ये क्या है बताओ? आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल सी बात है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है, बस उसी संख्या को कहा जाता है क्या? आणविकता। ठीक है ना? आई बात समझ में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन से अणु? उत्पाद के अणु या अभिकारक के अणु? तो हमने कहा उत्पाद के नहीं, केवल किसके? अभिकारक के अणु। तो क्या होगा बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। मैं एक एग्जांपल और आपसे पूछ लूं कि बताइए बेटा N2 + 3H2 = 2NH3, फटाफट बताएंगे। NH3 बताइए आणविकता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे N2 का 1, H2 के 3, 1 + 3 बराबर बेटा कितना हो गया? 4 हो गया। आई बात समझ है? तो आई होप कि आपको ये आणविकता समझ में आ गई होगी। एक बार और डेफिनेशन देख ले। क्या बेटा? यही कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब यहां आपने देखा कि यहां पर इसकी आणविकता कितनी थी? 1, इसकी आणविकता कितनी थी? 2, इसकी 3। अगर आणविकता 1 है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बताइए बेटा? एकाणुक अभिक्रिया। अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी आणविकता कितनी है? 2, तो इसको कह देंगे आप क्या? द्विअणुक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विअणुक अभिक्रिया। अगर आणविकता 3 होती है तो बताओ इसको क्या कहोगे? त्रिअणुक अभिक्रिया। तो इस तरीके से हम इनको और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से सब लोग समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। एक छोटी सी बात, अभिकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले उसी को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की आणविकता। अगर 1 आणविकता है तो उसको एकाणुक, 2 है तो द्विअणुक और 3 है तो त्रिअणुक। इस तरीके से आणविकता को आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, आणविकता की बात करें तो ये देखिए एक पूर्णांक संख्या है। आणविकता क्या है? एक पूर्णांक संख्या। ये भिन्नात्मक रूप में कभी नहीं आ सकती है। ठीक है? चले अब आगे। अब मैंने बताया कि आज हम आणविकता और कोटि पढ़ने वाले हैं, तो आणविकता आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा कोटि। बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये मान लीजिए कि इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, अब इसमें कोटि बची हुई है। क्या बचा हुआ है? कोटि। तो ध्यान दे बेटा, दूसरा टॉपिक है आज का क्या? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुने। हमने क्या बताया कि कोटि समझ लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर मुख्य रूप से कोटि ही है। ठीक? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कोटि एक्चुअल में है क्या, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। रटना नहीं है, आणविकता समझ में आ गई। क्या है कि पहले आप निकालिए कि ये होती क्या है, उसके बाद डेफिनेशन तो अपने आप लिख सकते हैं। आइए बेटा कोटि की बात करते हैं। कोटि क्या होगी? देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि H2 + Cl2 बराबर बन गया 2HCl। मैं आपको बताता हूं कि इसकी कोटि है 0। बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये संख्या 0 कहां से लिख दी, किस सिद्धांत के आधार पर आपने इसको 0 लिख दिया। ठीक? अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में कोटि होती क्या, उसको कैसे निकालते, हमने 0 कैसे लिखा।
आइए एक मैं बहुत बेहतरीन सा आपको एग्जांपल देता हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। H2 + Cl2 = 2HCl, इसकी कोटि कितनी है बेटा? शून्य है। ये शून्य आई कहां से, कोटि कैसे पैदा हुई कि ये कोटि किस तरीके से हम कहेंगे कि इसकी शून्य हो गई। ठीक, ध्यान देना, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, इसको आप डाल दीजिए साइड में। H2 + Cl2 बराबर 2HCl, कोटि बराबर कितनी है बेटा? शून्य है। ठीक है, देखें जैसे हमने कहा A + B = उत्पाद। ठीक, इधर वाले का कोई काम नहीं होता है, काम होता तो सिर्फ इनका। इनको क्या कहते हैं आप जानते हैं, अभी अभी बताया था, अभिकारक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक अणु। करेक्ट। A + B = क्या हो गया? उत्पाद हो गया। हमने मान लिया कि हमारे पास A के 5 मोल हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और B के भी 5 मोल हैं। करेक्ट, दोनों के मोल हैं। अगर मोल का मतलब क्या है कि ये हमने मात्रा ली है, और मात्रा को केमिस्ट्री में हम क्या? सांद्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। तो इसकी सांद्रता 5 मोल, इसकी भी सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर, या जो भी है इस तरीके से 5-5 मोल हमने ले लिए, ये जाकर के उत्पाद में बदल गया। क्या बदल गया? उत्पाद में। जब हमारे पास A के और B के 5-5 मोल थे, इस कंडीशन में हमने अभिक्रिया का वेग निकाला। अभिक्रिया वेग निकालना मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाया था। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से हमने बताया था कि औसत वेग कैसे निकालते हैं और तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, तो आपको वैसे ही निकालना है। अभिक्रिया वेग मान लिया हमने कह दिया 5 या 10 कह दो, 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कहां से आ गया? अरे ये मात्रक होता अभिक्रिया वेग का। ठीक है ना, मैंने आपको लेक्चर में बताया था। इतना आ गया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हमने लिया है। A के 5 मोल, B के 5 मोल, इनसे बना उत्पाद। इस कंडीशन में मैंने एक बार किसी भी स्थिति में चेक किया तो पता चला कि अभिक्रिया वेग जो है वो 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। हमने क्या किया कि इसको 5 को बढ़ाया और यहां कर दिया 10 मोल। कितना कर दिया? 10 मोल। लेकिन ये इतना ही रहने दिया, 5 मोल ही रहने दिया। तो ये बताइए, 5 से 10 कर दिया तो क्या किया आपने? बताइए। तो आप कहेंगे सांद्रता बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया? सांद्रता में वृद्धि। हमने आपको पढ़ाया था सांद्रता समानुपाती अभिक्रिया का वेग। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग भी निश्चित बढ़ेगा। जब आपने यहां पर 10 मोल इसके ले लिए, सांद्रता में वृद्धि कर दी, तो बताइए इस कंडीशन में फिर भी उत्पाद बनेगा। लेकिन अब हम अगर अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, अभिक्रिया वेग, तो बच्चों पता चलता है कि 20 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया। तो बताइए ये जो पहले वेग कितना था? 10 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अब कितना हो गया? 20। तो मैं ये कहूं कि अभिक्रिया का वेग 10 से 20 कैसे हो गया? तो आप कहोगे कि सर आपने ही तो बताया, यहां 5 मोल थे, हमने 5 को बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 कर दिया। सांद्रता बढ़ाई, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बताइए क्या कि पहले अभिक्रिया जब 5-5 मोल थे तो अभिक्रिया का वेग कितना था? 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब हमने 5 को बढ़ा करके या 10 मोल कर दिया तो बताइए अभिक्रिया वेग कितना हो गया? 20 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आगे की कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं बेटा? इसकी सांद्रता में कोई वृद्धि नहीं करते, इसको 10 मोल ही रहने देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें वृद्धि कर देते हैं। इसमें क्या किया? इसमें वृद्धि कर दी, इसको 10 मोल कर दिया, हो गई वृद्धि। जब इसको हमने 10 मोल कर दिया, फिर भी उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा तो निश्चित तौर पर अभिक्रिया का कोई ना कोई वेग होगा।
हम यहां लिखेंगे क्या, अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग हमने चेक किया तो पता चला कि 20 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये आया। आप यहां पर बड़ा ताज्जुब में पड़े होंगे कि सर ने बताया कि 5 से यहां पर 10 कर दिया था, तो अभिक्रिया के वेग में देखिए अंतर आ गया था, बढ़ गया था। लेकिन इसको हमने इतना ही छोड़ दिया, जब हमने इसके मोलों में वृद्धि कर दी तो अभिक्रिया के वेग में कोई अंतर नहीं आया। अब बच्चों हमको ये बता दो, मैं जो आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूं इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये बताइए। अभिक्रिया का जो वेग है वो ए की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ रहा है या बी की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ रहा है? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, हमने आपको दिखा दिया कि जब हमने ए के मोलों की सांद्रता में परिवर्तन किया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया था, बढ़ गया था। लेकिन जब मैं बी के मोलों की सांद्रता में वृद्धि करता हूं तो अभिक्रिया के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है वो ए पर डिपेंड करता है, बी पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? इस अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड करता है, ए पर। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बी पर। क्यों? हमने क्या बताया कि सांद्रता हमने 5 से 10 कर दी, लेकिन अभिक्रिया के वेग में कोई अंतर नहीं आया। तो अब ये बताइए कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कौन से अभिकारक अणु पर निर्भर कर रहा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए पर, बी पर निर्भर नहीं कर रहा। तो अब ये बताइए ए की संख्या कितनी है, 1। तो बेटा बस इसी को कहा जाता है क्या, कोटि। बोलो आया समझ में? इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि जितने अभिकारक अणुओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा उसी संख्या को कोटि कहा जाता है। इस पर निर्भर किया, आपने देख लिया कि 5 से 10 किया तो वेग बढ़ गया, लेकिन यहां 5 से 10 किया तो वेग में कोई अंतर नहीं आया। वेग में कोई अंतर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। तो बताइए कोटि कितनी हो गई, 1। क्यों? ए के आगे कितने का, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोटि 1 हो गई। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम आपसे पूछने वाले हैं, बताइए यहां 0 कैसे हो गई थी? तो आप क्या कहेंगे इसी के आधार पर कि सर इस अभिक्रिया का वेग ना तो H2 की सांद्रता पर निर्भर करता है और ना ही किस पर, Cl2 की सांद्रता पर। जब इस पर भी ना करे, इस पर भी ना करे तो शून्य ही तो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य। तो बताइए बच्चों, कोटि समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहेंगे कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या, उधर आपने क्या कहा था, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की टोटल संख्या को आणविकता कहते हैं। यहां कहेंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, बस उसी को कहा जाता है कोटि। तो हमने कहा कि अभिक्रिया का जो वेग है इस पर तो निर्भर करता है लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता। तो बताइए कोटि कितनी हो गई, 1। हमने कहा H2 + Cl2 बराबर क्या, 2HCl। तो इसकी कोटि कितनी है, 0। आप कहेंगे कि इसमें किसी पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया का जो वेग है, तभी तो आपने देखा होगा हमेशा लिखा जाता है H2 + Cl2 = 2HCl, ऊपर Hν लिखा जाता है। ये Hν क्या है? ये सूर्य के प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सनलाइट को। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है ना तो इस पर करेगा ना इस पर करेगा। बोलो किस पर करेगा? सनलाइट पर करेगा। किस पर? सनलाइट पर। तो ये अभिकारक में थोड़ी काउंट किया जाएगा। हम तो केवल कोटि उसको मान रहे हैं जो अभिकारक हो और जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता हो, प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। ठीक, तो ध्यान दीजिए एक बार दोबारा से डेफिनेशन। क्या? अभिकारक अणुओं की वह संख्या, क्या बेटा? अभिकारक, ये दोनों ही अभिकारक हैं लेकिन कोटि केवल क्या है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यही केवल वेग को प्रभावित कर रहा है। क्या कह सकते हैं? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकती है या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किस पर कर रहा था? ए पर। बस इसी को कहा जाता है कोटि। तो बराबर कोटि बराबर कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक चीज और लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप ये कहेंगे कि सर हम इसको निकालेंगे कैसे?
आणविकता तो आप समीकरण देख के बता रहे थे, लेकिन कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए। हाँ, तो ध्यान देंगे आप लोग। अब डेफिनेशन तो हो गई। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। कुछ अभिक्रियाओं का वेग जो होता है एक भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता, तो कोटि कितनी होगी? शून्य। मैं एग्जाम्पल लिख दूं इसके, उसके बाद आगे चलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu पर ही इस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अगर आप HNu को हटा देंगे तो इस अभिक्रिया का वेग ना के बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या है? HNu। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कैटलिस्ट अगर यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि शून्य मानी जाती है। आइए तो बताइए इसकी कोटि कितनी है? आप कह देंगे शून्य। अगर आणविकता पूछे तो आणविकता 1 और 1 कितनी हो गई? 2 हो गई। नंबर 2, NH4 NO2, इस पर कोई उत्प्रेरक नहीं है, यहां 1 है, बन गया क्या? N2 + 2H2O। इसकी कोटि 1 अणु है, इस पर निर्भर करती है 1। नंबर 3 2HI बराबर H2 + I2। इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम कोटि निकालेंगे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण देखकर के कोटि कोई नहीं बता सकता। ये तो एक प्रायोगिक घटना है। हम जब प्रयोग करेंगे, हमने जैसे अभी आपको बताया था कि उसके 5 मोल बढ़ाइए, फिर उसके 5 मोल बढ़ाइए, फिर उसके 5 मोल बढ़ाइए, फिर आप वेग चेक करिए। अगर वेग में जहां पर अंतर आ जाए बस उसी को हम काउंट कर लिया करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या हुई बेटा? अभिक्रिया की कोटि हुई, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, कौन सी बात आती है? हमने बता दिया कि कोटि को प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जुगाड़ें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम कुछ अभिक्रियाओं की कोटि पता कर सकते हैं। जैसे ट्रिक्स में क्या? जैसे अगर मान लीजिए किसी के ऊपर उत्प्रेरक लग गया, तो ध्यान दो कि जहां उत्प्रेरक लगा वहां कोटि शून्य हो गई। ध्यान रखना, जैसे मैं कह दूं 2NH3, ये बनता है N2 + 3H2, ठीक है। यहां आप ये लगा दीजिए, उत्प्रेरक लगा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तुरंत शून्य हो जाएगी। एक ये जुगाड़ बताई, मान लीजिए कहीं पर H2O आया, जहां H2O आएगा उसको कभी कोटि में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं क्या देखो, तो जुगाड़ यहां काम करेगी। C12H22O11 + H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + C6H12O6। अब कहूं मैं कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? तो हमने क्या बताया कि जल को काउंट नहीं करते हैं, केवल इसको करेंगे 1, तो कोटि हो गई 1। तो कुछ तरीके हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्प्रेरक लगा हो, जल लगा हो, या मान लीजिए कहीं कह दे आधिक्य, किसी के नीचे क्या लिखा हो? आधिक्य, तो ये मान लो कभी कोटि में आधिक्य को कभी कोटि में शामिल नहीं करना है। अब ये देखिए आप कि कोटि 0 आई, कोटि 1 आई, कोटि 2 आई, कोटि 3 आएगी, और 3 से अधिक कोटि वाली अभिक्रियाएं सामान्यतः देखने को नहीं मिलती हैं। तो कोटि ज्यादातर केवल क्या होता है बेटा? 1, 2, 3 या 0 तक ही रहती, ज्यादा कोटि वाली अभिक्रियाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो ठीक, अब मैं आपसे ये पूछूं क्या, तो कोटि समझ गए होंगे आप लोग। कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार हमने बता दिया कि मुख्य रूप से 4 तरीके ही होते हैं। एक, जब कोटि 0 हो तो उसको क्या कहेंगे?
शून्य कोटि की अभिक्रिया दूसरा, जब कोटि 1 हो तो क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 2 हो तो क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और अगर 3 हो तो कहा जाएगा उसको क्या, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना। अब हम 1 बाय 1 इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शून्य कोटि, उसके बाद प्रथम कोटि, उसके बाद द्वितीय कोटि, उसके बाद तृतीय कोटि, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें और आएंगी, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर समाप्त फिर क्या होगा, हो जाएगा। रुक जा। तो अब हम 1 बाय 1 इन सभी कोटि का अध्ययन करने वाले हैं। पहला हेडिंग आप डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। अभी बताया था बेटा कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। वही एग्जाम्पल H2 + Cl2 बराबर क्या, 2HCl। इस पे हमने बताया कि अगर कुछ लगा दे सामान्य रूप से कोई कैटालिस्ट तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती है, शून्य। लेकिन लिखा कैसे जाएगा, आइए बताते हैं। इसके लिए लिखते हैं अभिक्रिया वेग। समझना ध्यान से, अभिक्रिया का जो वेग है बराबर के आता है स्थिरांक के लिए। क्यों आता है ये आगे बताऊंगा। इसकी सांद्रता ले लो, और सांद्रता जब इस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर ना करे, उसकी घात शून्य कर दो। नहीं करता, आपको बताया, केवल इस पर सनलाइट पर करता है, इनटू Cl2 शून्य हो गया। बताइए बेटा, अब आप कोटि लिखें इसकी, कोटि। तो देखो क्या, ये जो घातें हैं, जो सांद्रता के ऊपर घात लगी है, इस घात को जोड़ दीजिए। 0 + 0 = 0, ये कोटि हो गई। आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि हम कोटि कैसे निकाल पाएंगे। जो एग्जाम्पल आपके पाठ्यक्रम में है वो सारे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये घटना केवल प्रायोगिक है, प्रयोग करके ही पता कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने इसको हटा दिया, इस रिएक्शन को अंधेरे में करा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रही। HCl गैस क्या था, धीरे धीरे निकल रही थी। H2 और Cl2 को मिलाया और अंधेरे में रखा तो HCl क्या हो रही थी, धीरे धीरे निकल रही थी। हमने इसको उठा करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दिया। अब क्या हुआ, HCl बहुत तेजी से निकलने लगी। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है वो इन पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। किस पर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर। तो फिर क्या होगा कि इनकी सांद्रता की घात कितनी लगाएंगे, 0 लगाएंगे। एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, 2NH3 जस्ट अभी बताया था, N2 + 3H2, इस पर लगा दीजिए MO, मॉलिब्डेनम। ये कैटालिस्ट है। हमने क्या बोला था बताइए, अगर कोई उत्प्रेरक आएगा तो अभिक्रिया की कोटि क्या कर देगा, वो शून्य कर देगा। इसका मतलब उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया का मुख्य रूप से जो वेग है वो किस पर निर्भर करेगा, उत्प्रेरक पर। हमने बताया उत्प्रेरक होगा तो कोटि क्या हो जाएगी, शून्य। तो बताइए, अगर मैं यहां पर वेग नियम लिखूं, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर क्या, K × NH3। इस पर कर ही नहीं रहा तो घात, सांद्रता की घात 0। तो बताओ कोटि क्या हो गई, कोटि बराबर हो गई शून्य। तो ध्यान दीजिए, अब इसको परिभाषित क्या कैसे करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे बेटा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग, ये अभिकारक है, इनकी सांद्रता पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या फिर ये कह दीजिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की
वो है अभिक्रिया जिसका वेग या जिसकी कोटि कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। या फिर ये कहेंगे सांद्रता पर लगाए गई घातें जो हैं, और वो घात कौन सी है, शून्य घात। अगर शून्य घात होगी तो बताइए कौन से कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हमने आपको बता दिया कि ये दो एग्जाम्पल है, अगर उत्प्रेरक आ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक के लिए चला जाएगा कि इस अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल समझ गए, परिभाषा समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं लक्षणों की। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, क्या लक्षण होते हैं इस अभिक्रिया के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका यही है कि इस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जब सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो यह अभिक्रिया एक समान वेग से होगी। कैसे होगी? एक समान वेग से। और कोई अभिक्रिया अगर एक समान वेग से होती है तो वो एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया एक निश्चित समय में क्या उत्पाद में बदल जाती है, या फिर ये कहेंगे कि इस अभिक्रिया में सारा अभिकर्मक एक निश्चित समय में उत्पाद में बदल जाता है। दूसरी बात, पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब अभिकारकों पर निर्भर नहीं करता तो ये क्या होगा? एक निश्चित वेग से अभिक्रिया होगी, और निश्चित वेग से होगी तो क्या होगा? उसका जो टाइम है वो कैसा रहेगा? एक निश्चित टाइम होगा जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या कि इस अभिक्रिया में सारा अभिकर्मक एक निश्चित समय में उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है। नंबर 2, ध्यान दीजिए, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बेटा वेग स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वेग स्थिरांक के बराबर। वेग स्थिरांक K होता है। क्या होता है? अभी हमने बताया था H2 + Cl2 बराबर क्या? 2HCl। लिखेंगे अभिक्रिया वेग, ध्यान देना, समानुपाती H2 की सांद्रता की घात 0 इंटू Cl2 की सांद्रता की घात 0। ठीक है। समानुपाती हटा दो तो बोलो क्या? अभिक्रिया का वेग बराबर, समानुपाती हटाएंगे क्या आएगा? ये जो K है इसी को कहते हैं क्या? वेग स्थिरांक। और आप जानते किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 इंटू 1। तो समझ गए क्या कि वेग बराबर हो गया क्या? वेग स्थिरांक। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। आ गई कि इस अभिक्रिया के लिए लिख देंगे, इस अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मान समान होता है। अच्छा ये बताइए कि जब और वेग स्थिरांक समान होंगे तो इनके मात्रक भी क्या होंगे? इनके मात्रक भी क्या होंगे? समान। तीसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक, काय का मात्रक? वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक, दोनों मात्रक कैसे हो जाएंगे? बराबर। क्यों बराबर? क्यों वेग और वेग स्थिरांक बराबर है तो दोनों के मात्रक बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? इसके 3 लक्षण हो गए, समझ में आ गए होंगे तीनों।
अगर चौथे लक्षण की बात करें तो चौथे लक्षण में क्या होगा बेटा, इस लक्षण में ये देखना है आपको कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं सांद्रता और समय अक्ष के साथ, तो क्या सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, तो क्या होगा कि इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन चलती है। कैसी लाइन चलती है? स्ट्रेट लाइन। बस इतनी सी बात है। ठीक इस तरीके से यहां पर ये हमारी क्या हुई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये परिभाषा के दृष्टिकोण से कंप्लीट हुआ, इसके लक्षण क्या है वो कंप्लीट हो गए। और